नमस्कार। आप सभी का गुरुकुल हिंदी क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सभी भैया बहनों? से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग जो हमने पूर्व में 2 भाग हाई स्कूल के डाले थे, तीसरा भाग आज हम कराने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग पूरे मनोयोग से, ध्यान से इसे देख लें। जहाँ पे कोई क्लिष्टता लगे, कठिनाई लगे, उसे आप अंकित कर लें और कमेंट में आप लिख दें। आपकी समस्या का तुरंत समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। प्रश्न नंबर 3 इसके पहले हमने पढ़ा दिया। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का, यहाँ से पढ़ाना। इसके पहले हमने उस दिन पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा दिया है, भाग पढ़े हैं, 2 भाग में वो सब ऊपर तक हो गया। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले बड़ी सावधानी से प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर लिखा 2 + 3 = 5। कहने का भाव है यदि गद्यांश का जो संदर्भ है, यदि आपने बिल्कुल सही लिख दिया तो 2 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे और अनुवाद के 3 नंबर मिलेंगे और कुल मिला के आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। यदि आपने दोनों चीज़ सही लिखी तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, कोई कम नहीं कर सकता यदि आपने सावधानी से बढ़िया सा किया। संस्कृत है गद्यांश इस प्रकार से, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सर्वेषां, यहाँ पे देखिए सतेषां, ये सतेषां गलत इसमें प्रिंट हो गया। कुछ प्रिंटिंग में कई जगह त्रुटियां हो गई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं। फिलहाल जहाँ जहाँ है मैं सुधार करके उसको बताता चलूँगा। स अलग है, तेषां अलग है। ये सा अलग है, स तेषां इसको पढ़ा जाए। सतेषां, सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविताः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इसका अर्थ इस प्रकार से है, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत यानी सभ्यता और भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य माने साहित्य, इत माने इत एव इसलिए ही, इत एव संस्कृत इसलिए ही संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश आलोक, और संस्कृत का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसृतः माने फैला हुआ है। इत एव इसलिए ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसृतः माने फैला हुआ है। आगे है मुगल युवराजा दाराशिको। मुगल युवराज दाराशिको, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन साहित्य का अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन साहित्य का अध्ययन किया। सतेषां ज्ञानेन प्रभाविता, और वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। अभवत माने हुआ,
यत तेन, इसलिए उसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी यानी फारसी भाषायाम माने भाषा में, कारिता माने कराया, इसलिए उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया। अब संदर्भ इसमें लिखना है तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है, एक ही बात है, लिख सकते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक, हिंदी के, दोबारा पुनः देखें, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें इतने लिखना होता है, इसमें कोई लेखक होता नहीं, लेखक नहीं लिखना। ये हो गया आपके 2 नंबर क्लियर। और व्याख्या, जो अनुवाद इसका हमने बताया वो अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और भारतीय भाषा दोनों का केंद्र स्थल है, और इत एवं इसलिए यह संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उनसे प्रभावित, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी, यानी इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा संस्कृत भाग का। आगे देखें, अथवा ये अगर नहीं करना है आपको तो अथवा दूसरा है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना, ठीक करना, सुसज्जित करना ही संस्कृत माने सभ्यता है। यह भारतीय संस्कृति है, पाठ से लिया गया है। ये भारतीय संस्कृति है जो पाठ है उससे लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुं महांतम प्रयत्नम अकुर्वन्। तो अस्माकं, तो अब यहाँ पे थोड़ी फॉल्ट हो गई क्योंकि तो हो ही नहीं सकता। तो अस्माकं जीवनस्य संस्करण करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो ते है, ये जो लिखा है ते अस्माकं, ये तो नहीं है, ये ध्यान दें। प्रिंटिंग में ये यूपीएमएसपी पे पढ़ा हुआ पेपर, उसमें भी फॉल्ट। ते को, ये तो को ते पढ़ा जाए, ते माने वे, समझ लें। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना या ठीक रखना ही संस्कृत माने सभ्यता है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज, मानव जीवन को संस्कृत, यहाँ पे आप देख लें, संस्कर्तुम माने ठीक करने के लिए, संवारने के लिए, महानतम माने महान, प्रयत्नम माने प्रयत्न, प्रयत्नम माने प्रयत्न, अकुर्वन माने किया। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। तो फिर लिखो ते, ये इसको फिर ते है, ते अस्माकं, ते अस्माकं, वे हमारे जीवनस्य माने जीवन को, वे हमारे जीवन को, वे हमारे जीवनस्य माने जीवन के, संस्करणाय माने संस्कार, वे मेरे जीवन के, संस्करणाय माने वे हमारे जीवन को, संस्करणाय माने संस्कार युक्त बनाने के लिए, यान आचारान, यान माने जो, आचारान माने आचरण किए, विचारान माने विचार किए, च माने और, आदर्शन माने दिखाया। हमारे जीवन को उन्होंने, हमारे जीवन को संस्करणाय माने संस्कार देने के लिए, संवारने के लिए जो आचरण और विचार हमें दिखाए,
अदर्शयन माने दिखाया, तत्सर्वम वे सभी अस्माकम संस्कृति, वे सब हमारी संस्कृत माने सभ्यता हैं। ये पैराग्राफ हो गया। इसको संस्कृत गद्यांश अथवा वाला चाहे इसको आप कर लें। ये बाहर इसमें संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए आप बढ़िया सुंदर सा संदर्भ स्केच डालेंगे और संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से उद्धृत है। इतना लिखना है। कायदे से अगर आपने संदर्भ लिख दिया भारतीय संस्कृत से लिया गया है, क्योंकि भारतीय देखिए इसमें आप तुरंत जान जाएंगे मानव जीवन संस्करणम संस्कृति शब्द आ गया तो भारतीय संस्कृत से है, इतना आप समझ लें, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें संकेत अवश्य मिलेंगे। ये लिखा संस्कृति आ गया तो भारतीय संस्कृत से है, संस्कृति है। और इसकी जो इसका अनुवाद है हिंदी अनुवाद, आप हेडिंग डाल करके हिंदी और अनुवाद इसके डाल करके इसका अनुवाद कर देंगे, जैसा कि हमने बताया है सरल विधि से। ध्यान दें आप। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद में अब दो ये थे, दो गद्यांश संस्कृत के मिलेंगे, जिनमें से दो में से एक करना होगा। अब आपको जो है संस्कृत 4 नंबर प्रश्न होगा, ये भी 5 नंबर में है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब ये श्लोक 2 दिए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। उसमें से दोनों से एक करिए गद्यांशों से, और इनमें से सुविधा है चाहे जो आ रहा उसको कर लीजिए, हम सभी पढ़ा देंगे। इसमें सबसे पहले मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। ये श्लोक है। पहला, अभिमान को छोड़कर मनुष्य मानं हित्वा प्रियो भवति, अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। क्रोध को छोड़कर आदमी शोक नहीं किया करता। कामम हित्वार्थवान भवति, और कामनाओं को छोड़कर, इच्छाओं को छोड़कर, कामना माने इच्छा, इच्छाओं का परित्याग करके, हित्वार्थवान माने छोड़कर, भवति माने होता है, हित्वा माने छोड़कर, अर्थवान माने धनवान, यानी इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य धनवान बनता है या होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़कर आदमी सुखी हो जाता है। जिसने लोभ छोड़ दिया वो सुखी होता है, जिसने लोभ को छोड़ दिया वो सुखी होता है। ये जो श्लोक है ये जीवन सूत्राणि संस्कृत में पाठ है, जो हिंदी में संस्कृत खंड है उसमें जीवन सूत्राणि पाठ से दिया गया है। तो इसका संदर्भ इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के, हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के, एक बार में समझ लें पुनः। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार से लिखेंगे। और भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है जो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया। अगर ये आपने सही लिख दिया 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। 3 नंबर में इसका अनुवाद है, जैसा कि हमने बताया है। ये यक्ष और युधिष्ठिर से जब प्रश्न होता है, जहाँ पांडव एक सरोवर में जल पीने के लिए जाते हैं,
जिसमें 4 पांडव युधिष्ठिर को छोड़कर शेष सभी पांडव प्यास के मारे पानी पी लेते हैं और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, जबकि यक्ष प्रश्न पूछता है। प्यास से व्याकुल होकर के धैर्य न रख पाने के कारण जल पी लेते हैं और सब के सब वहीं पर बेहोश मूर्छित अवस्था में गिर जाते हैं। जब युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है कि तुम्हारे 4 भाई समाप्त हो चुके हैं, ठीक वही हालत तुम्हारी भी हो जाएगी, इसलिए सावधान होकर के मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दें, उसके बाद में जल ग्रहण करें। तब यक्ष जब युधिष्ठिर से जो प्रश्न करता है वही ये प्रश्न है, और प्रश्न ऊपर था कि जो है प्रश्न का उत्तर है ये, अभिमान को छोड़कर आदमी किसे छोड़कर, उसमें पूछा जाता है किसे छोड़कर आदमी जो है प्रिय होता है, किसे त्याग कर आदमी शोक नहीं करता, और किसे जो है त्याग कर आदमी धनवान होता है, और किसे त्याग कर आदमी सुखी हो जाता है, ये प्रश्न करता है यक्ष युधिष्ठिर थे। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बड़े शांति और बड़े शांत स्वभाव से, बड़े प्रिय वचनों के साथ उत्तर देते हैं कि अभिमान को छोड़कर व्यक्ति मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, और इच्छाओं का परित्याग कर व्यक्ति धनवान होता है, और लोभ का परित्याग करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। इस प्रकार से बड़े सुंदर वचनों से युधिष्ठिर ने जब उसके यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया, उससे प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर देता है यक्ष, और वो वापस चले जाते हैं। अगला अथवा ये कर लें, अथवा में नीचे वाला आप कर सकते हैं। नीचे वाला क्या है कि सर्वे, ये मंगल मंत्र है जो विद्या भारती में हम लोग रोज करते हैं, तो यह मंगल मंत्र है, इसको हम रोज करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। अर्थात ये जो है, ये प्रस्तुत श्लोक जो है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, जो संस्कृत खंड के अंतर्गत आता है। जो हमारी हिंदी है, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार से लिखेंगे, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे यदि आपने सही से लिख दिया, अथवा करके चाहे ऊपर चाहे नीचे वाला कर लो। अब इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो में, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी निरोग्य हो में, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सभी का कल्याण देखें, हम सभी का कल्याण देखें, पश्यन्तु माने देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी को दुख ना होवे, किसी को दुख ना होवे। माँ माने नहीं, कश्चित् माने किसी को भी, दुख माने दुख, भाग माने भागीदार, भवेत माने होवे, कोई भी दुख का भागीदार ना होवे। माँ माने यहाँ पे नहीं होगा। अगर कहीं पे ना खा लिया है तो ना का मतलब नहीं, अगर ना आया तो ना माने हमें, नो माने हमें। संस्कृत में अगर ना है तो ना माने हमें हो जाएगा, तो ध्यान रखें। सभी सुखी हो में, सभी निरोग्य हो में, हम सभी का कल्याण देखें और कोई दुख का भागीदार ना होवे। इसका अर्थ इस प्रकार से हिंदी अर्थ हुआ। आगे ये हमने दोनों करा दिए, ऊपर वाला भी करा दिया। ध्यान दें सभी भैया बहन, ध्यान दें, आपका कैसे भी कल्याण हो इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित ही कल्याण होगा यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की। और हम आपकी हेल्प के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं। रात में उठ कर के 9, 10, 11 बजे तक सर्च करके और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते हैं और प्रयास करते हैं कि आपके
मरह पटल पर कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़े, अंकित हों। 5 प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए, लखीमपुर खीरी में जितने खंडकाव्य हैं, ये लखीमपुर खीरी आप लखीमपुर खीरी में बैठे हैं, जैसा कि हम भी उसी में रहते हैं। तो यहाँ मातृभूमि के लिए खंडकाव्य जो ये चलता है, दूसरा नहीं चलता। यहाँ ये लखीमपुर है, गोरखपुर है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, ये जो मंडल है इसमें मातृभूमि के लिए खंडकाव्य चलता है। तो आप मातृभूमि खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चित्रण करना होगा, तो आप करिए इसमें। और जो अन्य ज़िले में जो हमारा वीडियो देख रहे हो लोग, वो उन ज़िलों में जो चल रहा हो तो वो उसे ही लिखेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर जो भी आ रहा है सब में लिख के आ रहा है कि ये किस किस ज़िले में कौन कौन चल रहे हैं। तो जिस ज़िले में जो चल रहा हो, फिलहाल ये जो है मातृभूमि के लिए अपना निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान दें बच्चे। ये मातृभूमि के लिए खंडकाव्य जो है ये निम्नांकित ज़िले हैं, नोट कर लें। नंबर 1 जो मातृभूमि के लिए खंडकाव्य मैं पढ़ा रहा हूँ, अन्य वो भी खंडकाव्य मैं पढ़ा दूंगा। कमेंट में बच्चे लिख दें जिनको कोई प्रॉब्लम हो, अन्य जनपद में पढ़ने वाले जो भी खंडकाव्य हैं कमेंट में लिखें, उनको भी हम पढ़ा देंगे। फ़िलहाल इतने ज़िले के बच्चे आज पढ़ लें। पहला ये जो है नंबर 1 गोरखपुर ज़िला, पहला गोरखपुर, ये मातृभूमि के लिए चलेगा, गोरखपुर। नंबर 2 दूसरा ज़िला है मुरादाबाद, नंबर 3 शाहजहाँपुर, इसका भी नाम बदल जाएगा आगे चल के, शाहजहाँपुर। नंबर 4 लखीमपुर खीरी, नंबर 5 मैनपुरी, नंबर 6 मुजफ्फरनगर, और नंबर जो है मुजफ्फरनगर। हाँ, इन ज़िलों के लिए, इन 6 ज़िलों के लिए, कितने ज़िले? 6 ज़िले जो हमने अभी लिखे हैं, इनमें मातृभूमि के लिए खंडकाव्य, मातृभूमि के लिए ये खंडकाव्य चलेगा, ध्यान दें। इसमें ये जयशंकर त्रिपाठी द्वारा, इसके लेखक जो है, मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है इसके लेखक हैं जयशंकर त्रिपाठी, जयशंकर त्रिपाठी द्वारा ये मातृभूमि के लिए खंडकाव्य लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। अब आप देख लें, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य संकल्प सर्ग है। संकल्प सर्ग की कथा वस्तु, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र कीजिए। देखिए 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 प्रश्न हैं। अब इसको कायदे से समझ लेना, गलती न हो। लिखा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर में है, 2 प्रश्न दिए हैं एक खंडकाव्य में, आपको एक ही उत्तर देना है।
साफ लिखा है। या तो आप संकल्प सर्ग का सारांश लिख लें, या तो आप ये कर लें, या ये अगर ऊपर वाला ना आता हो, ये वाला अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ये कर लें, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कर लेंगे। अब इसमें पहले सर्ग में क्या है, पहले सर्ग को आप कायदे से पढ़ लेंगे। स्वाधीनता से पहले भारतवर्ष एक पवित्र धरती पर अंग्रेज़ों का साम्राज्य था। अंग्रेज पूरी तरीके से भारत को अपने दमन चक्र के द्वारा भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। फूट डालो राज करो, आपस में राजाओं को लालच दे करके अपने अंडर में किया, और एक राजा की मदद की और दूसरे से झगड़ा कराया, झगड़ा करा करके उसको भी अंडर में किया, फिर तीसरे पे आक्रमण किया। ऐसे ऐसे पूरे भारत देश पर फूट डालो राज करो। और डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, राज हड़प लेता था। पहले एक राजा की मदद करता, वो जीत करके उसको अपने में अंडर में मिलाता था, फिर उस राजा से उस राजा की लड़ाई करवा करके, यानी आपस में फूट करा करके धीरे धीरे उसने पूरे देश पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। और स्थापित करने के बाद जब देश पे ज़्यादा अत्याचार होने लगा तो दो दल, एक गरम दल एक नरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी और उनको मानने वाले लोग, दूसरे दल में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये तमाम क्रांतिकारी एक तरफ थे। ये अनुनय विनय करने वाले नहीं थे, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और लाला लाजपत राय पर अंग्रेज़ों ने जब लाठीचार्ज की, वो लहूलुहान हो गए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे ये चंद्रशेखर आज़ाद उस समय अपने पढ़ रहे थे, शिक्षण कार्य में लगे हुए थे, पढ़ते थे। इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को देख करके लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई उससे वो तिलमिला उठे, और उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प लिया। एक हनुमान जी का मंदिर था, वहीं पर इन्होंने संकल्प लिया, विद्यार्थी जीवन में ही संकल्प ले लिया कि जब तक देश को आज़ाद नहीं करा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे इसके लिए मेरे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, फिर भी मैं नहीं रुकूंगा। तो पहले सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद ने देश में अंग्रेज़ों के दमन चक्र से त्रस्त होकर के और लाला लाजपत राय के साथ हुए अन्याय अत्याचार और उनके साथ जो अंग्रेज़ों ने गलत बर्ताव किया, और उससे दुखी होकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना एक संगठन बनाया, और संगठन में तमाम युवाओं को जो है एकजुट करके जो है देश की आज़ादी के लिए वो कूद पड़े। ये पहले में संकल्प लिया है, तो संकल्प सर्ग है, ये प्रथम सर्ग है। इस प्रकार से दूसरी, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर जो है चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण करना होगा। तो चरित्र चित्रण में आप कर सकते हैं, तो आप हेडिंग डाल लेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण, और उसमें आप लिखेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के लेखक जयशंकर त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने मातृभूमि के लिए समर्पित होने वाले सबसे कम उम्र के और सबसे अद्भुत संगठनकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। चंद्रशेखर आज़ाद की चरित्र की विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1 स्केच डाल लेंगे, 5 हेडिंग डाल दें ज़्यादा से ज़्यादा। या पहला जो है वीर एवं साहसी युवक, चंद्रशेखर उसमें लिख देंगे, पहली स्केच डाल लेंगे, ध्यान दें, पहली स्केच डाल लेंगे वीर एवं साहसी, वीर एवं साहसी युवक, वीर एवं साहसी युवक, वीर एवं साहसी युवक। तो इसमें लिख देंगे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत वीर एवं साहसी युवक थे। डर नाम की कोई भी चीज़ उनके पास नहीं थी, वो डरते नहीं थे, भयभीत नहीं होते थे, निरंतर संघर्ष करने वाले व्यक्तियों में से एक थे।
वो निरंतर संघर्ष करने वाले युवकों में से एक थे। वो कभी डरते नहीं थे। इसके देखो, और इस प्रकार से पहली इसके डालेंगे। दूसरे, अपराजेय योद्धा। अपराजेय, ध्यान दें, अपराजेय योद्धा, अपराजेय योद्धा। चंद्रशेखर आज़ाद अपराजेय योद्धा थे। जीते जी उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका। अल्फ्रेड पार्क में लगातार संघर्ष करते गए और करते करते जब एक कारतूस बची तो उन्होंने कनपट्टी पर अपने मार करके और जीते जी अंग्रेज़ों को अपने शरीर में हाथ लगाने नहीं दिया। दूसरी स्केज इस प्रकार से हो गई। फिर तीसरी स्केज आप अद्भुत ऐसे बना के देखिए, तमाम है, जिसने पढ़ा है उसको आसानी से याद हो जाएगा। अद्भुत संगठनकर्ता, संगठन, ये तमाम हेडिंग हैं, इनके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। अद्भुत संगठनकर्ता। चंद्रशेखर आज़ाद अद्भुत संगठनकर्ता थे। वो जहाँ खड़े हो जाते थे नवयुवक उनके साथ आकर के जी जान से लग जाते थे और एक कुछ ही समय के अंतर्गत वो बहुत अच्छा संगठन तैयार कर देते थे। बहुत बड़ा संगठन तैयार कर दिया। तमाम युवा देश के युवा उनके साथ में हो गए थे और उन्होंने जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया जिसमें तमाम क्रांतिकारी थे जो अपनी जान देने के लिए जरा सा भी हिचकते नहीं थे। देश के लिए बलिदान होने के लिए उत्सुक रहते थे। अगली स्केज 4 नंबर में आप डाल सकते हैं देशभक्त युवक। देशभक्त युवक। चंद्रशेखर आज़ाद देशभक्त युवक थे। वो अपने माँ से ज़्यादा मातृभूमि को महत्व देते थे। वो कहते थे मेरी माता है, ये भारत माता है, ये माँ की रक्षा करना मेरा धर्म है और जब तक मैं अपने भारत माता को आज़ाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं चैन की नींद में नहीं बैठूंगा। अगली स्केज आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। 5वीं आप डाल सकते हैं प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी। चंद्रशेखर आज़ाद को प्रकृति से विशेष प्रेम था। जब वो थक जाते थे तो वो नदी और वृक्षों के किनारे, नदियों के किनारे जो पेड़ थे और वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर था, प्रकृति की गोद में वहीं जा कर के विश्राम करते थे। थक जाने पर उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था, प्रेम था और विशेषकर वो हनुमान के भक्त थे और प्रकृति से बहुत प्रेम किया करते थे। जब वो थकते थे तो वो प्रकृति, नदी, झील, झरना, वन क्षेत्र में जा कर के विश्राम किया करते थे। इस प्रकार से आप चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र की विशेषताओं को लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक खंडकाव्य के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका खंडकाव्य जो है हमने बताया है, पुनः आप ध्यान दें। ये खंडकाव्य के दोनों मैंने करवा दिए, लेकिन आपको एक ही करना है, एक खंडकाव्य से। और ये 6 डिस्ट्रिक्ट में जो हमने बताया है, गोरखपुर, पुनः देख लें। गोरखपुर वाले जो बच्चे देख रहे हो लाइव, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, इन जिलों के ही बच्चे इस मातृभूमि के लिए खंडकाव्य को लिखेंगे। शेष जिलों के बच्चों के लिए कमेंट में वो लिखें, जो बाहर के बच्चे हैं जो जुड़े हैं वो कमेंट में लिख दें। हम अन्य जो हैं जो इसमें दिए हैं खंडकाव्य, उनको भी हम करवा देंगे। और एक खंडकाव्य में 2 प्रश्न हैं, केवल आपको एक ही करना है। और एक खंडकाव्य मात्र 3 ही नंबर का है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। 5 स्केच से ज़्यादा नहीं लिखना है। चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र चित्रण को 5 हेडिंग से ज़्यादा नहीं लिखना।